हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप सभी बच्चों का नववर्ष मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम सभी बच्चों का क्लास में देखा जा रहा था कि पूरे सिलेबस को 4 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किए थे और प्रत्येक ग्रुप में टेस्ट लिया जा रहा था। तो टेस्ट के बिफोर आपको सेशन दिया जाता था, उसका रिवीजन करा जाता था और उसका टेस्ट लिया जाता था। तो ये लास्ट ग्रुप हम लोग का स्टार्ट हो रहा है और लास्ट ग्रुप में है ऑप्टिक्स रखा गया है, जिसका टेस्ट आपका होना है सैटरडे को 8 जनवरी को। और उसके बाद तो फिर आप लोग प्रैक्टिकल के बोर्ड एग्ज़ाम में भिड़ जाएंगे। 8 जनवरी को आपका 4th ग्रुप का टेस्ट ले लिया जाएगा, जिसका रिवीजन का क्लास अभी स्टार्ट हो रहा है। तो आपका सजेशन मिल चुका है ऑप्टिक्स का, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बच्चों को भेज दिया गया है। चाहे वो बच्चे ऑफलाइन के हों या ऑनलाइन के हों, सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जा चुका है। अब आप लोगों का काम है कि उसको स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करें और तैयार करें और 100% तैयार होकर हम लोग फिर ऑप्टिक्स का टेस्ट दें। बाकी 3 ग्रुप का आपका हो चुका था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स का और करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ये 3 ग्रुप का टेस्ट हो चुका। तो नए साल में 2 जनवरी को आपका टेस्ट लिया गया था, 3rd टेस्ट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपने आप को मेंटेन में रखेंगे, कंसंट्रेट रखेंगे और पूरे क्लास को रिवाइज करेंगे। तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन में जो दिया गया है आपका रिफ्रैक्शन फार्मूला, कोई भी गोलीय सतह है, स्फेरिकल सरफेस है, उससे अपवर्तन का सूत्र को ज्ञात करना है। रिफ्रैक्शन फार्मूला थ्रो एक कनकेव सरफेस हो या कन्वेक्स सरफेस हो, दोनों सरफेस के लिए हम लोग करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर रिफ्रैक्शन फार्मूला थ्रो स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फार्मूला होता है, आपको याद होगा। ये क्वेश्चन नंबर सजेशन में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 है। लॉन्ग क्वेश्चन में 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, जिसमें से हम बच्चों को देखना है फार्मूला आपका है क्या। μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये आपका अपवर्तन का सूत्र है, जिसको आप गंभीर से देखेंगे, समझेंगे। अब देखिएगा गौर से, यहाँ पर इस बात को प्रूव करने के बिफोर छोटा सा बात आपको दिमाग में सेट कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शुद्ध हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा एक वर्ड है रिलेटिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपेक्षिक या सापेक्षिक बोलिए, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे, विचार करेंगे। अपेक्षिक अपवर्तनांक सापेक्षिक अपवर्तनांक को समझेंगे हम लोग। तो प्यारे बच्चों, तब हम लोग इस मेन क्वेश्चन पर आएंगे। पहले इन दोनों पॉइंट पर डिस्कस करके तब इस पर आएंगे। अभी हम लोगों का ये 2 पॉइंट है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट पर देखिए और इस पॉइंट को, दोनों बात पर डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर क्या है ये मैं बोल देता हूँ, जिसका डिस्कशन अभी हो रहा है आपका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ऐसा हम लोग प्लान करके चल रहे हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन के डिस्कस करने में जो जो शॉर्ट क्वेश्चन उसके अंदर मिला जुला है उसको साथ ही साथ डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो शॉर्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें से सबसे मेन चीज़ क्या समझना है हम लोगों को, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है और सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। सर इसमें बोला गया था, स्नेल्स लॉ में आप लोग सुने होंगे, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, ये एक टर्म है। तो इस म्यू को एक कांस्टेंट बोला गया है, कांस्टेंट बोला गया है। लेकिन इसमें ध्यान देना है, ये कांस्टेंट कब होता है? कांस्टेंट तभी होता है जब लाइट रे का फर्स्ट मीडियम वैक्यूम होगा। क्या होगा? वैक्यूम होगा, निर्वात होगा। निर्वात से जब किसी मीडियम में लाइट जाता है तब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। तो वैसे केसेस में म्यू बराबर जो हम लोग डिफाइन किए थे C0 बाय CM, मतलब ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट in that medium। तो इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, या म्यू एम लिख सकते हैं। जैसे हम लोग को कहा जाए म्यू डब्ल्यू, तो म्यू डब्ल्यू हो गया C0 बाय CW, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁸ बाय 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना होगा इसको। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 4/3 आ जाता है। चाहे वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, उसका कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये हमारा कांस्टेंट होगा, ये किसी भी स्थिति में बदलने का चांस नहीं है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट वैल्यू होगा, लेकिन अंतर यदि लिखने का है तो आप कहोगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 पर डिपेंड करता है, इसीलिए वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता है। एक ही मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सापेक्षिक अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उस मीडियम में लाइट किस मीडियम से आ रहा है, मतलब मीडियम 1 कौन सा है उस पर भी वो डिपेंड करता है, इसलिए वो कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। अब यहाँ पर इसी तरह से कहा जाए म्यू जी के वैल्यू में, तो C0 बाय CG बोलेंगे हम लोग। 3 × 10⁸ से लेके 2.0 × 10⁸ करेंगे तो 3/2 1.5।
ये भी कह सकते हैं। फिर म्यू जी का वैल्यू, सी जी का वैल्यू 1.8 भी होता है। तो ये सब वैल्यू है, मतलब म्यू जी का वैल्यू जो है वो देखा गया है डिफरेंट डिफरेंट ग्लास के लिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ग्लास होता है, तो उसमें मीडियम में उस ग्लास में वेलोसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, जिसके कारण म्यू का वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब 1.5 से लेकर 1.67 तक ये वैल्यू होता है। ये था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो मीडियम का कंपैरिजन किया जाता है कि फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम से लाइट सेकेंड मीडियम में जाता है, तो वहाँ पर सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, उसको हम लोग लिखते हैं 1 म्यू 2। क्या बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिनोटेड बाय 1 म्यू 2। मीडियम 1 के सापेक्ष मीडियम 2 का सापेक्षिक अपवर्तनांक म्यू 2 1 म्यू 2 से डिनोट किया जाता है। और इसका मतलब होता है सर C1/C2। मतलब मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो होगा उसको सापेक्षिक अपवर्तनांक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर मीडियम 1 और पर मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव समझता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 1 म्यू 2 को हम लोगों ने लिखने के लिए सीखा था म्यू 2/μ1, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ये भी पॉसिबल है। मतलब 1 के सापेक्ष 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों मीडियम का निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो है उसी के बराबर होता है। 1 म्यू 2 को हम लोग 1/2 म्यू 1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये इन सब बातों का यूज हम लोग आगे जाके करेंगे। तो ये दोनों वर्ड को हम लोग समझें, इसको याद रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन यह बनता है, आ भी सकता है। लेकिन अब हम लोग मेन क्वेश्चन जो हमारा था उस पर चलते हैं। मेन क्वेश्चन हमारा क्या था वो आइए गौर से देखिए। तो मेन क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, जिसको हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। रिफ्रैक्शन फार्मूला थ्रो स्फेरिकल सरफेस। फार्मूला हमारा ये होता है, म्यू 2 म्यू 1 आप लोग सुन लिए, उसको याद करा दिए। अब हम लोग बारी बारी से सोचते हैं। आर हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और भी हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। म्यू 1 म्यू 2 आप लोग समझे। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2, राइट। यस सर, ये सारी बातों को देख लिया। अब हम लोग उसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो प्रूफ करने में हमारे पास प्रॉब्लम आएगा कि मिरर कैसा है या सरफेस कैसा है, उस पर ध्यान देंगे हम लोग गौर से। आइए देखते हैं। कॉनकेव सरफेस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यदि अवतल सतह हो, कौन सतह हो, अवतल सतह हो, तब वहाँ पर कैसा होगा, क्या क्या सोचना होगा। आपको एग्जाम में ये सतह का नाम नहीं दिया रहेगा, सब दिया रहेगा ये फार्मूला प्रूफ करें। आप कोई भी सतह ले चुन लीजिएगा और उसके लिए एक्सप्लेन कर दीजिएगा, राइट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करो कि एक सरफेस का कल्पना कर लो। ये कॉनकेव सरफेस हो गया और ये सोच के देखो ये पूरा पूरा कांच का बना हुआ है, पूरा इधर ग्लास है ये। तो इसका नाम इधर रख दो मीडियम 1 या मीडियम 2 इसका कह दो। ये मीडियम 2 है और इधर कह दो आप लोग मीडियम 1 कह दो। मीडियम 1 को रेयर मान लो और इसको मान लो मीडियम 2 को डेंसर मान लो। इतना बात मान सकते हैं। अब एक प्रिंसिपल एक्सिस का कल्पना कर लो हम लोग। ये हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस है। इस पॉइंट का नाम P रख दो। कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट को दिखा दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
वक्ता केंद्र हो गया ये आपका। अब यहाँ पर आप लोग अपने मन से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट चुन लो। यह हो गया आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रे को निकालना है, और दोनों लाइट रे कैसे निकलेगा, कहाँ जाएगा, आइए उस पर विचार करें। एक लाइट रे इस दिशा में चला, ऐसा हम लोग कल्पना कर लो, तो नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो वह मुड़ता नहीं है, वो सीधे पार कर जाएगा। मतलब सेंटर के और कर्वेचर से पास करते हुए कोई लाइट कनकेव सरफेस पर या कन्वेक्स सरफेस पर इंसिडेंट होता है, आपतित होता है, तो वो मुड़ता नहीं है, स्ट्रेट वे में पास कर देता है। दूसरा लाइट रे यहाँ से दिखा दो, इस सरफेस पे आके टकराता है ये। अब इसका नेचर होगा कि सीधा वो चलना चाहेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। तो हम लोग नॉर्मल को खोजें पहले जरा सा एक बार। तो हमारा कौन सा नॉर्मल लाइन होगा यहाँ पर, तो सेंटर से यहाँ पर सेंटर पॉइंट यहाँ मान लेते हैं हम लोग। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ये नॉर्मल लाइन हो गया सी एन हमारा नॉर्मल लाइन हो गया। अब देखोगे ये लाइट सीधा तो नहीं जाएगा, तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, क्योंकि रेयर से किस में पास कर रहा है, डेंसर में, तो नॉर्मल की ओर मुड़ा दीजिए। इधर मुड़ गया ये बेचारा। तो ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अपवर्तन के बाद दोनों अलग अलग दिशा में जाने लगा, तो बैक करने पर देखिए कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर कट रहा है, ऐसा हमें फीलिंग्स होगा। तो यदि यहाँ पर करता है, आप देखना गौर से, यहाँ पर आपका इमेज बन गया, यहाँ पर आपका क्या बन गया, इमेज। ये इमेज हो गया आपका। चलिए ठीक है। अब आप लोग विचार करो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बना, उसको मान लो अल्फा, यहाँ पर जो एंगल बना मान लो बीटा, और यहाँ पर जो एंगल बना उसको मान लो थीटा। ये एंगल आपके अपने मर्जी से मानने का है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको जो मन है वो मान लीजिए। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एस मान लीजिए, हिंदी में इसको कहते हैं आपतन बिंदु, एस मान लीजिए। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर मान लो एम, पॉइंट पर आके टकराया, ये एंगल आपका 90 बना, ठीक है, रहने दीजिए। अब ये नॉर्मल लाइन तुम्हारा सी एन है और इंसिडेंट रे है, इसके साथ ये जो एंगल बना, ये एंगल आपका क्या होगा, आई हो जाएगा सर। अब ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना है, इस एंगल को आप आर कहोगे, उसको पीछे बढ़ाओ तो ये एंगल भी तुम्हारा क्या होगा, आर हो जाएगा। चलिए अब आप विचार करो, एक छोटा सा चीज़ पर विचार करना, पॉइंट एस जब पॉइंट पी के बहुत निकट हो, पॉइंट एस बिंदु जो है पॉइंट पी के एकदम निकट, यहाँ पर यदि मानेंगे तो उस समय एम बिंदु जो है वो भी एम पी पर आ जाएगा। तो वैसी स्थिति में एस एम को हम लोग एस पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एस एम तुम्हारा एस पी कहलाएगा, क्योंकि एम बिंदु पी पर अब पहुँच जाएगा। कब, जब एस पॉइंट पी के एकदम निकट होगा तब। फिर देखना गौर से, ओ से एम के डिस्टेंस को, ओ से एम के डिस्टेंस को हम लोग ओ पी बोलेंगे, और वो ओ से पी की दूरी ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा माइनस यू। यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका इमेज डिस्टेंस कहलाएगा माइनस भी, और ये दूरी तुम्हारा कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर का रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आर कहलाएगा। तो ओ से एम का दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू हो जाएगा। आई से एम के दूरी को हम लोग, आई एम के डिस्टेंस को आई पी कहेंगे, माइनस भी हो जाएगा। और सी से एम के डिस्टेंस को सी पी बोलेंगे, और माइनस आर हो जाएगा। ये हो गया ओ पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आई पी इमेज डिस्टेंस, सी पी सेंटर ऑफ कर्वेचर बक्ता त्रिज्या। इतना चीज़ आपको याद करना है। एक स्टेप खत्म हो गया आपका। सेकंड स्टेप में हम लोग पास करते हैं। सेकंड स्टेप में हमें अल्फा बीटा थीटा के बारे में सोचना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखोगे ओ एस एम में स्मॉल एंगल के लिए अल्फा को हम लोग
टेन अल्फ़ा लिखेंगे, और टेन अल्फ़ा का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, एस एम बाय ओ एम कहेंगे, और आपने वहाँ देखा एस पी बाय ओ पी, और एस पी रहेगा, ओ पी को तुम माइनस यू कहोगे, ओ पी को क्या कहोगे। चलिए अल्फ़ा को आपने लिखा, सिमिलरली बीटा लिखो आप लोग, टेन बीटा इक्वल टू एस एम बाय आई एम, तो ये हो जाएगा एस पी बाय आई पी इक्वल टू हो जाएगा एस पी बाय माइनस भी हो जाएगा, राइट। फिर सिमिलरली अब थीटा के बारे में सोचो, थीटा इक्वल टू टेन थीटा एस एम बाय सी एम, तो हो जाएगा एस पी बाय सी पी इक्वल टू एस पी बाय माइनस आर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एस बिंदु जब पॉइंट पी के बहुत निकट होगा, एम बिंदु पी पर पड़ेगा, और ये सारी बातें हम लोग लिख पाएंगे। तब फिर एस बिंदु जब पी के बहुत निकट है तो अल्फ़ा बीटा थीटा जो एंगल बना वह एंगल भी बहुत छोटा छोटा एंगल बनेगा। वैसे केस में अल्फ़ा को टेन अल्फ़ा, बीटा को टेन बीटा, थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं, और इस फिगर से ये सब बातें निकल कर आपके सामने आएगा। इतना दूर सोच लिया सर मैंने, अब हमें सोचने के लिए थोड़ा सा चीज़ बचा है कि सर हमें यहाँ पर क्या सोचना है कि आई और आर का मान चाहिए हमको, चूँकि यहाँ पर अप्लाई करना है स्नेल्स लॉ। क्या अप्लाई करना है? स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए एंगल आई और आर का ज़रूरत है। तो उसके लिए आई के बारे में खोजने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल चुनेंगे, ट्रायंगल ओ एस सी लो, ओ एस सी, सी हमेशा रखेंगे। एक बार ऑब्जेक्ट लिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और सेंटर लिए, एक फिगर ये लिए। दूसरा एक ट्रायंगल और चुनेंगे आई एस सी, कौन ट्रायंगल चुनेंगे? आई एस सी। यहाँ क्या चुना मैंने? ओ एस सी। ओ हो गया ऑब्जेक्ट, आई हो गया इमेज, सी दोनों में कॉमन रहेगा, एस भी कॉमन रहेगा। ये नाम याद रख लीजिए अच्छा से, परीक्षा में लिखने में गड़बड़ी ना हो। इतना सोच लिया। ओ एस सी ट्रायंगल में जब आते हैं आप लोग, तो आप गौर करके विचार करके बताओ जल्दी से। तो ओ एस सी में थीटा बहिष्कोण हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, अल्फा और आई के सम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह दोगे थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस आई हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा आई इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। तो अब गौर करके देखिए, थीटा और अल्फा दोनों में एस पी है, कॉमन ले लीजिए। ये माइनस आर बाय प्लस वन बाय यू आपका हो जाएगा। खूब गौर से देख लीजिए, थीटा का मान आपका कौन सा हुआ? एस पी बाय माइनस आर, उसको पुट कर दिया एस पी कॉमन। और अल्फा का मान हो गया एस पी बाय माइनस यू, और यहाँ माइनस पहले से मिलके बन गया प्लस वन बाई यू हो गया, एस पी कॉमन हो गया। तो चलिए आई का वैल्यू आपने खोज लिया। सिमिलरली आप आई एस सी में आइए, आर का मान निकलेगा यहाँ पर। इस ट्रायंगल में देखो थीटा इक्वल टू बीटा प्लस आर, इसमें हो जाएगा थीटा इक्वल टू बीटा प्लस आर। तो यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा थीटा माइनस बीटा। तो आर बराबर यहाँ भी एस पी कॉमन हो जाएगा। अब देखो थीटा में यहाँ भी माइनस वन बाय आर हो जाएगा, प्लस बीटा में वन बाय भी हो जाएगा यहाँ पर। तो ये देखिए आर का मान आपने खोज लिया, एंगल आई और एंगल आर को आपने खोज लिया। अब आपको क्या करना है? आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। तो स्नेल्स लॉ जैसे अप्लाई करना क्या शुरू करते हैं हम लोग, तो समझना पड़ता है कि लाइट किस मीडियम से किस में जा रहा है। तो मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मानेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है μ2 ग्रेटर देन μ1, चूँकि डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके रिस्पेक्ट में छोटा हो जाएगा, या डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग सोच लिए। अब देखोगे गौर से फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ये पहले बताओ लाइट जो पास कर रहा है रेयर टू डेंसर, मतलब मीडियम वन से मीडियम टू में जा रहा है, तो स्नेल्स लॉ यूज करोगे आप लोग। तो स्नेल्स लॉ कहेगा
1 से 2 में जा रहा है तो लिखना होगा 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। साइन आई और साइन आर को हम लोग इस तरह सोचेंगे, 1 म्यू 2 को मैं कह दूंगा म्यू 2 बाय म्यू 1 कह देंगे, और साइन आई बाय आर हो जाएगा। चूँकि जब एस बिंदु पी के बहुत निकट है तो अल्फा बीटा थीटा आई आर सभी एंगल क्या होगा, स्मॉल एंगल होगा। तो स्मॉल एंगल के लिए आई को साइन आई, आर को साइन आर लिख सकते हैं, अल्फा को टेन अल्फा, बीटा को टेन बीटा, थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आई साइन आई को आई, साइन आर को आर लिख दिए, 1 म्यू 2 के बदले ये लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा म्यू 2 इंटू आर इक्वल टू म्यू 1 इंटू आई हो जाएगा आपका। अब आर और आई का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है दोनों का वैल्यू जैसे पुट करेंगे एस पी कॉमन हो जाएगा, कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा तुम्हारा म्यू 2 इंटू -1 बाय आर प्लस 1 बाय भी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा म्यू 1 इंटू -1 बाय आर प्लस 1 बाय यू हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करके लेफ्ट राइट कर लीजिए, वो फार्मूला प्रूफ हो जाएगा जो आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू 2 बाय आर माइनस में प्लस म्यू 2 बाय भी बराबर माइनस म्यू 1 बाय आर प्लस म्यू 1 बाय यू हो जाएगा। अब आप खूब अच्छा से देखो, जल्दी से एक लाइन और थोड़ा सा हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पर गौर करके देखिएगा। म्यू 2 बाय भी लेफ्ट साइड में प्लस है, रहने दीजिए, म्यू 1 बाय यू प्लस में जरा के माइनस में हो जाएगा बराबर म्यू 2 बाय आर राइट साइड लेके चले जाइए, प्लस में हो गया, ये अपने जगह पर रहेगा। तो चले आइए, आपका फाइनली फार्मूला प्रूफ हो गया, म्यू 2 बाय भी माइनस म्यू 1 बाय यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय आर। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है, पूछ देगा परेशान करने के लिए आपको। मीडियम 1 को आप एयर मान लो, तो मीडियम 2 कोई भी मीडियम हो तो म्यू है तो म्यू 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और कोई भी मीडियम रहेगा तो म्यू 2 को म्यू मान लेंगे हम लोग। तो ऐसे केसेस में हमारा ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और चेंज होके हो जाएगा हमारा इस तरह से। तो म्यू बाय भी माइनस 1 बाय यू बराबर म्यू माइनस 1 बाय आर, ये पॉसिबल है। ऐसा भी पूछ देगा तो परेशान नहीं होइएगा, यह स्पेशल फार्मूला हो गया। जब मीडियम 1 एयर होगा तब हमारा ये फार्मूला लिखाएगा डायरेक्ट। अब एयर नहीं है, कोई दो मीडियम अलग अलग है, तब हमको ये फार्मूला लिखना है ऊपर वाला। ये था तुम्हारा रिफ्रैक्शन फार्मूला हो गया आपका। गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए फार्मूला, यदि सरफेस कॉन्केव है तो ऐसा सोच हुआ, और इस तरह से हम लोग का काम चलेगा। तो जल्दी से जो बच्चे लिख रहे हैं लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी डिस्कशन में आपसे पूछता हूं कि सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस माध्यम का होता है? डायमंड का, हाँ 2.42 सबसे अधिक, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है और क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है। तो चलिए हम लोग उस पर जाएंगे, कुछ देर में चर्चा करेंगे। पहले आप इसको फटाफट कर लीजिए। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे छोटा होता है? हवा का। किसका? हवा का 1.003 होता है। तो 1.00 के बाद 3 होता है तो उसको नगण्य मान के 1 मान लेते हैं हम लोग। लेकिन यदि कहा जाए परफेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि क्या हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो हम लोग नो कहेंगे, 1.00 समथिंग, मतलब 100% 1 नहीं, लेकिन हम लोग 1 मानकर ही व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, उसमें दे रहेगा वैक्यूम, एयर, किसका सबसे कम होगा, तो हम लोग वहाँ किसका बोल देंगे? वैक्यूम का बोल दीजिएगा, एयर का नहीं बोलिएगा।
वहाँ गाड़ी फंस जाएगा नहीं तो। चलिए जल्दी लिख कीजिए। अब इसी में आपके पीछे यदि क्लियर पूछ देता अलग से कि भाई बताइए तो कॉन्वेक्स सरफेस रहता तो क्या होता, तो सिर्फ रे डायग्राम चेंज होगा। रे डायग्राम चेंज होगा ना तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा चेंज होगा। बस थोड़ा सा आपका यहाँ पर चेंज होता है, थोड़ा सा ये वाला पोर्शन आपका चेंज होगा थोड़ा सा। जो चीज लेफ्ट में हो रहा था इमेज बन रहा है वो राइट में बनता, सेंटर उसका राइट चला जाता, तो V और R दोनों पॉजिटिव हो जाता। अब बाकी यही फिगर, यही कैलकुलेशन, सॉरी फिगर चेंज होगा, ये स्टेटमेंट यही रहेगा, I R उसी तरह से निकलेगा, सोचने का कोई टेंशन नहीं। तो उसको फिगर भी सोचने के लिए मैं सिखा देता हूँ तुरंत। अच्छा यह बताओ यहाँ पर जो इमेज बना, ये इमेज कैसा बना? वर्चुअल। हिंदी वाला बच्चा कहेगा उसको आभासी काल्पनिक, है ना। तो कॉनकेव सरफेस जो होगा वो मतलब कॉनकेव लेंस भी वर्चुअल इमेज बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, राइट। चलिए यहाँ पर ये सरफेस भी बता रहा है। अब हम लोग कॉन्वेक्स के लिए रे डायग्राम देख लें और उसके बाद आप लोग कैलकुलेशन सेल्फ कर लेंगे। कॉन्वेक्स सरफेस के लिए सोच रहे हैं हम लोग। ये इधर आपका डेंसर मीडियम हो गया, ये मीडियम 2 आप बोलिएगा, डेंसर बोलिएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बोलिएगा। अब इधर का मीडियम 1 बोलिएगा, रेयर बोलिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बोलिएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह देते हैं μ1 लेस देन μ2, राइट। अब यहाँ पर हम लोग P दे दीजिए, सेंटर C दे दीजिए, और यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लीजिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लीजिए हम लोग। अब यहाँ पर से एक लाइट सीधा इधर जाने दीजिए, दूसरा लाइट ये ले लीजिए। तो एक्चुअली एकदम सीधा जाना चाहता है ये, लेकिन जाएगा नहीं सर। तो पहले देखना होगा कि अब नॉर्मल को शो करना होगा फिगर में। ये नॉर्मल लाइन आपका हो गया, तो ये पूरा एंगल बन गया तुम्हारा, कितना आई एंगल बन गया आपका। अब देखेंगे ये लाइट सीधा नहीं जाएगा, मुड़ेगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, दो स्थिति हो सकता है। यदि थोड़ा सा मोड़ेंगे इधर, नॉर्मल की ओर मोड़े, उधर नहीं कटेगा तो पीछे यहाँ पर कहीं ना कहीं कटेगा आके। तो इमेज आपका एक यहाँ भी बन सकता है। तो ये वर्चुअल इमेज भी बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज भी बनेगा। लेकिन हम वर्चुअल नहीं, इस बार रियल इमेज के लिए बता रहे हैं। अब यदि ये लाइट थोड़ा ज़्यादा मुड़ गया, मतलब आके यहाँ पर भी कर सकता है, यहाँ पर भी आपका इमेज बन सकता है। तो ये इमेज कौन बन जाएगा? आपका रियल इमेज बन जाएगा। ऐसा भी संभावना है। तो हम लोग इसको हटा देंगे, ये भी हो सकता था। चलिए, तो ऐसी स्थिति में ये लाइट आके वहाँ कटा, इमेज बना वहाँ पर। अब देखोगे बहुत गौर से आप लोग, ये तो आपका -u हो गया, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगा ये +r हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस होगा आपका ये +v हो जाएगा। ये सब थोड़ा थोड़ा अंतर हुआ, इसी अंतर को समझना है कल। और ये तो -u है। तो ये एंगल जैसे लेते अल्फा वही करेंगे, ये एंगल बीटा लेते थे वही लेंगे, ये एंगल थीटा वही लेंगे, एस बिंदु इसका नाम देते थे वही देंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वही होगा, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पर ये पॉइंट M होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। तो सारा चीज़ सेम। तो ये एंगल I हुआ, तो नॉर्मल लाइन ये है, ये कौन? ये कौन तुम्हारा क्या बना? R बना।
चलिए, तो यहाँ पर यदि पूछा जाए आपसे OP बराबर माइनस यू आपने कहा, फिर IP तुम्हारा प्लस भी होगा, CP तुम्हारा यहाँ पर प्लस R होगा, बस अल्फ़ा बराबर वही होगा SP बाय माइनस यू, SP बाय माइनस यू। बीटा बराबर तुम्हारा होगा SP बाय प्लस भी हो जाएगा, और थीटा बराबर हो जाएगा SP बाय प्लस R हो जाएगा। ये हो गया। फिर यहाँ पर ट्रायंगल वही दोनों चुनेंगे, वही ट्रायंगल चुनेंगे, OSC ट्रायंगल चुनेंगे। उस ट्रायंगल में जाओगे और से OSC, तो इसमें I एक्सटीरियर एंगल, अल्फ़ा और थीटा इंटीरियर एंगल हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट I इक्वल टू हो जाएगा थीटा प्लस अल्फ़ा, थीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। अब यहाँ थीटा का मान बैठा दीजिएगा आप, थीटा का मान, और उसमें SP में कॉमन हो जाएगा, थीटा का मान में हो जाएगा R 1/R प्लस अल्फ़ा में माइनस है तो 1/U हो जाएगा। ये हो गया। ट्रायंगल ISC चुनिएगा, फटाफट देखते जाइए। तो फिर ISC ट्रायंगल ISC एक्सटीरियर एंगल ये हो गया थीटा, इंटीरियर एंगल ये दोनों हो गया। तो थीटा बराबर बीटा प्लस R, थीटा बराबर बीटा प्लस R, तो यहाँ से R बराबर थीटा माइनस बीटा, यहाँ पर R बराबर हो जाएगा SP कॉमन हो जाएगा, थीटा का मान 1/R माइनस 1/V, है ना। सब चीज़ सोचने का तरीका सेम। अब स्नेल्स लॉ लिखोगे, लाइट 1 से 2 में जा रहा है, तो 1 से 2 में जा रहा है तो आपका क्या कहना होगा, 1μ2 इक्वल टू, फिर वही साइन I को I लिखेंगे, साइन R को R लिखेंगे, 1μ2 को हटा के कर देंगे μ2/μ1 कर देंगे। फिर वही बतवा लिखाएगा μ2 इंटू R इक्वल टू μ1 इंटू I। अब IR का मान बैठा के सॉल्व कीजिएगा तो वो फार्मूला तुमको यहाँ भी वही मिलेगा, μ2/V माइनस μ1/U इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R। यही फार्मूला आपको यहाँ भी मिलने वाला है। I और R का वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिएगा, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, ये एक स्टेप को हम लोग पार किए। ये क्वेश्चन आप मान लीजिए एकदम 100%, हाँ, दोनों में से कोई बना सकते हैं आप। नहीं भाई, कोई एक बनाओ ना भाई, उतना माथा क्या लगाती। आजकल बोर्ड एग्जाम इतना आसान कर दिया है कि बस जितना कम लिख सकते हैं नंबर ढेर मिलेगा। अब देखिए, मेरे कुछ बच्चे कहना सर नहीं हो लिखेंगे तो पास करिए जाएंगे, ऐसा उम्मीद मत रखिए। चूँकि ऐसा होता तो पिछले साल रिजल्ट 100% होता, लेकिन 100% नहीं हुआ है, याद रखिए, है ना। हाँ, सरकार को भी बचना है ना। 100% रिजल्ट कहीं वर्ल्ड में आज तक नहीं हुआ है, इंडिया में बिहार में हो जाएगा तो चपटे है। सरकार एक दिन में तहस नहस हो जाएगा। सरकार को बचना भी है और आपको रिजल्ट भी देना है कि बिना पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे रिजल्ट लीजिए। ये आजकल सरकार की पॉलिसी है, आप लोग भी इसको फॉलो करते हैं। लेकिन कैरियर नहीं है, एकदम कहीं लिख लीजिए कोना कातर में कि हल्का फुल्का पढ़ने से कैरियर का कोई चांस नहीं है। बोर्ड के लिए अभी पढ़ रहे हैं तो चलिए ठीक है, लेकिन कैरियर के लिए तो शॉर्टकट गाड़ी गड़बड़ हो जाता है। चलिए ठीक है, अभी हम लोग बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, उसके लिए सोचे सर बाद में देखा जाएगा, लाइफ में जो होगा देखा जाएगा। कल को किसने देखा, आज प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं। चलिए सर, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने में छोटा सा एक क्वेश्चन आया था, निरपेक्ष अपवर्तनांक और आपेक्षिक अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्लियर हो गया सर। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में है, शॉर्ट क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन लगातार यहाँ पर भी हो जाना है। वो देखिएगा, मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ।
आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, रियल इमेज हाँ यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा अटपटा लिखा दिया है। हाँ प्रतिबिंब लिखा दिया है, मिस्टेक हो गया है। आभासी गहराई और वास्तविक गहराई के बीच संबंध, क्वेश्चन नंबर 8 यही है। शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा 3 और क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्रांतिक कोण, पूर्णांतरिक परावर्तन, आभासी गहराई वास्तविक गहराई के बीच संबंध। उसके बाद तब हमारा कर्म आ जाएगा यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल में ऑप्टिकल फाइबर 14 नंबर है, 13 नंबर में है मिराज, मरीचिका। इतने क्वेश्चंस को एक साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब इतना में से डिस्कस करने के बाद हम लोग स्टेप चेंज करेंगे। तो इसका यहाँ पर है आपका रियल डेप्थ, एंड अपरेंट डेप्थ। के बीच रिलेशन। बहुत अच्छा ये थ्योरी है, किसी भी बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल्स तो निश्चित रूप से इससे पूछा जाता था, लेकिन अब जब न्यूमेरिकल का गप ही नहीं है तो इसका कोई बातें नहीं करना है, कोई चर्चा भी नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बोर्ड ऑफिस कह दिया कि आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे, ऐसा कहीं आज तक नहीं लिखा हुआ मिला है कि न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। हाँ ऐसा नहीं, पिछले साल नहीं पूछा था, अंदाज लगाते हैं इस बार भी नहीं पूछेगा। पूछ दिया फिर बोर्ड ऑफिस को आप गलती नहीं दीजिएगा, दोषी नहीं दीजिएगा, काहे पूछ दिया आप, क्योंकि उन्होंने कभी मना नहीं किया कि आप न्यूमेरिकल मत बनाओ। लेकिन हम लोग का साइकोलॉजी सेट हो गया कि नहीं पढ़ना है, तो सेट हो गया तो कोई बात नहीं, उसी अनुसार चलते हैं। क्वेश्चन ही इतना ज़्यादा है कि कोई बात नहीं, उठो नहीं उठो, उठो नहीं उठो बनाएंगे, क्या दिक्कत है। बहुत ऑप्शन है, 20 में 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिखना है, 70 में 35 लिखना है, टेंशन काहे को। लॉन्ग 6 में 3 लिखना है, टेंशन काहे को, कोई टेंशन है। तो मजे में बिंदास रहना है, बिंदास रह के पढ़ाई करना है, राइट। एकदम कहीं ना कहीं टैली करिए जाएगा, कोई ना कोई मछली फंसिए जाएगा। रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, वास्तविक गहराई वास्तविक गहराई एवं आभासी गहराई। वास्तविक गहराई आभासी गहराई में संबंध। चलिए नंबर 1 पर विचार करें हम लोग। नंबर 1 में इसमें 2 तरह का बातें होगा। जब वस्तु कहाँ हो, जब ऑब्जेक्ट वस्तु रेयर मीडियम में हो, रेयर मीडियम में हो, तब हम लोग सोचते हैं। रेयर मीडियम में रहेगा तब हो सोचेंगे क्या होगा, और डेंसर मीडियम में रहेगा तब सोचेंगे क्या होगा। तो पहले हम रेयर वाला नहीं लेते हैं, पहले डेंसर वाला लेते हैं। वस्तु किस में हो, डेंसर मीडियम में हो, सघन माध्यम में हो। सघन माध्यम में डेंसर मीडियम में वस्तु है और उसको हम लोग हवा से देख रहे हैं। रेयर मीडियम से रह के उसको देखते हैं, तो देखते हैं वो वस्तु कहाँ दिखता है। तो एक वर्ड आया है रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ। तो इसमें से याद कर लीजिएगा, एक कॉलम हम 2 कॉलम एक के साथ बनाते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरा लेते हैं, जब वस्तु रेयर मीडियम में हो,
रेयर मीडियम में हो। चलिए अब देखना है हम बच्चों को, दोनों केस पे डिस्कस करना है। यहाँ पर याद रखिएगा फार्मूला फिक्स्ड है, 1μ2 इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। वन म्यू टू बराबर वास्तविक गहराई बाय आभासी गहराई। तो ये लाइन हमको सिखा देता है केस वन में हमको सीखना है कि रियल डेप्थ बड़ा होता है, फिगर में भी दिखेगा, प्रूफ भी करेंगे। रियल डेप्थ इज ग्रेटर देन अपरेंट डेप्थ। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, याद रखिएगा। मतलब किसी वस्तु को सघन माध्यम में रखकर विरल माध्यम से देखा जाता है, रेयर मीडियम से देखा जाता है, तो वहाँ पर रियल डेप्थ बड़ा होगा अपरेंट डेप्थ से, अपरेंट डेप्थ बड़ा होगा रियल डेप्थ से, और अपरेंट डेप्थ इक्वल होगा रियल डेप्थ से नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन दे देगा इसी तरह से। तो यहाँ पर डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये वाला सही होगा, और यदि रेयर मीडियम में रहेगा तो वहाँ पर फार्मूला हमारा चेंज हो जाता है। वो क्या चेंज होके हो जाएगा, आइए उसको देखिएगा। यहाँ फार्मूला हो जाएगा 1μ2 इज इक्वल टू अपरेंट डेप्थ, याद कीजिएगा जल्दी अच्छा से, अपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ। यहाँ पर ये बातें होगा, इसका मतलब यहाँ क्लियर हो गया, अपरेंट डेप्थ इज ग्रेटर देन रियल डेप्थ। अब देखिए इसको याद रखना है बहुत अच्छा से। ये दोनों लाइन है, बच्चों को कंफ्यूज कराता है एग्जाम में अचानक जाके लाइन बच्चे लोग को कंफ्यूजन होने लगता है, अरे पहले कौन तो था रे, केस 1 था कि केस 2 था, ये कंफ्यूज कराता है। एक जैसा आंसर चला जहाँ क्वेश्चन हो वहाँ रियली कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा कभी कभी अचानक एग्जामिनेशन हॉल में जाके हो जाता है, और उस समय यदि थोड़ा बहुत हेल्प नहीं मिला आपको तो आप गए काम से। कंफ्यूज होने के बाद गलती आंसर लग जाता है, और जैसे हॉल से बाहर निकलिएगा तुरंत याद आ जाएगा टनाटन, और तुरंत दोनों हाथ से माथा बांध दे दीजिएगा, दोनों हाथ गया रे चौपट हुआ। ये सब खूब परिस्थिति बच्चों के साथ होता है, सावधान। इन सब बातों पर विशेष ध्यान रखना है। अब कैसे याद रखेंगे सर हम लोग, तो उसका ग्राफ, उसका जो फिगर है, रे डायग्राम, वो माइंड में चलना चाहिए। वो चलेगा तो कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। आइए अब रे डायग्राम पर हम लोग डिस्कस कर लें और हमारा गप हो जाएगा। ये हम लोग विचार कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा ये हम लोग मान लेते हैं कि पानी है सर, ये बॉटम है। यहाँ पर एक कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, मछली है, सिक्का है, कुछ है पानी के अंदर। यहाँ से एक लाइट चला, सीधा पार करेगा, वो कहीं नहीं मुड़ेगा। वो नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो कहीं मुड़ेगा नहीं, सीधा पार कर जाएगा सर। यहाँ पर आपका बड़का को आँख है, इंतजार में है कि अरे रे मेरे आँख में घुस। तो ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो सीधा पार कर गया। इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं पी पॉइंट। ये रेयर मीडियम में है, बाद में इसको हम एयर मान लेंगे, और इसको कोई डेंसर मीडियम बोल देते हैं। डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बोल देते हैं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 बोल देते हैं। ये मान लीजिए इतना दूर तक, और स्पष्ट हो जाएगा यहाँ पर μ2 इज ग्रेटर देन μ1। अब इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रे को निकालना पड़ता है। एक लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट कराए सरफेस पर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ हुआ, यही हुआ आपका रियल डेप्थ। क्या हो गया, ये रियल डेप्थ हुआ, यही है। ओ से पी, इस पॉइंट का नाम देते हैं ओ से पी,
ये हो गया रियल डेप्थ। ये क्या हो गया? ओपी तुम्हारा रियल डेप्थ हो गया। अब एक और रे यहाँ से निकालेंगे सर, एक रे और निकालिए यहाँ से, तो ये सीधा पार कर जाता है इसे। लेकिन क्या है सर, यहाँ पर वो एक नॉर्मल लाइन का कल्पना करो, नहीं सुधरने वाला है, छोड़िए कोई बात। सुबह शाम तो यही सुधारने वाला काम ही करते, नहीं सुधर कैसे। चलो अंतिम में तो हथियार है ये ना। ये नॉर्मल लाइन हो गया सर। ये कौन आपका हो गया? आई। अब क्या होता है ना, ये लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। ये लाइट रे सर इधर चला गया। अब ये दोनों आगे कहीं नहीं कट करेगा, एक दूसरे को कट नहीं करेगा, तो हम उसको पीछे करेंगे। तो पीछे करते हैं उसको, तो यहाँ पर आपका उसका इमेज दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो आपका हो गया, था यहाँ दिखने लगा यहाँ, तो ये जो हुआ ये हुआ अपरेंट डेप्थ। ये क्या हो गया? अपरेंट डेप्थ हो गया ये तुम्हारा। ये हो गया पी आई, अपरेंट डेप्थ हो गया सर। इस पॉइंट का नाम क्यू दे दीजिए सर। अब आप लोग बताओ जल्दी से, ये कोण तुम्हारा आर हुआ कि नहीं? तो ये पूरा कोण भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? आर। तो ये कोण भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और ये कोण आई है, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा? आई। इतना चीज हम लोगों ने सोच लिया। कहता है क्यू पॉइंट पी के बहुत निकट रखना चाहिए, कारण है कि ये लाइट रे भी आंख में जाना चाहिए। आंख में यदि एक ही लाइट रे जाएगा तो कभी उसका किसी वस्तु का इमेज नहीं दिखेगा। तो क्यू पॉइंट एकदम पी में लगभग सटा हुआ रहता है, तो ये लाइट मुड़ के भी मुड़ेगा भी तो आंख में फिर भी प्रवेश करेगा, तभी उसका इमेज वो यहाँ आई पर दिखेगा। वो एक्चुअली है ओ पर, दिखाई पड़ रहा है कहाँ पर? आई पर। तो आप बच्चों से प्रश्न उठता है यहाँ पर कि सर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, लाइट रे मीडियम 2 से 1 में जा रहा है, तो मीडियम 2 से 1 में लाइट रे पास कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्नेल्स लॉ 2μ1 बराबर लिखेंगे साइन आई बाय साइन आर लिखेंगे सर। तो साइन आई को तुम लोग लिखोगे परपेंडिकुलर बाय बेस हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हम लोग कह देंगे पी क्यू बाय ओ क्यू कहेंगे सर। फिर कहेंगे सर आर बराबर कहेंगे पी क्यू बाय आई क्यू। पी क्यू बाय क्या कहेंगे? आई क्यू। लेकिन जब क्यू बिंदु पी के निकट होगा, एकदम क्यू बिंदु पी के निकट होगा, तो ओ क्यू के जगह ओ पी, आई क्यू की जगह आई पी। तो पी क्यू आपका चला जाएगा। यहाँ आप कह देंगे 1/1μ2 इज इक्वल टू पी क्यू खत्म, आई क्यू ऊपर में जाएगा, तो आई क्यू बाय ओ क्यू। आई क्यू को आई पी कहेंगे सर, और ओ क्यू को ओ पी कहेंगे सर। ओ पी तुम्हारा क्या हो गया? रियल डेप्थ। आई पी आई क्या हो गया? अपरेंट डेप्थ। तो स्पष्ट रूप से हो गया सर 1/1μ2 इक्वल टू हो गया इतना। तो पलट दो इसको, 1μ2 पर ले जाओगे तो हो जाएगा सर ओ पी बाय आई पी। तो आपका प्रूफ हो गया 1μ2 इज इक्वल टू ओ पी। ओ पी क्या हो गया? रियल डेप्थ। रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। ये 1μ2 हमेशा 1 से बड़ा होता है। यदि 1μ2 ग्रेटर देन 1 तो ये भी हो जाएगा ग्रेटर देन 1, तो रियल डेप्थ इज ग्रेटर देन अपरेंट डेप्थ। यह बात प्रूफ हो जाएगा यहाँ पर। यह हो गया तुम्हारा इस तरह का गप खत्म। अब इसके लिए रे डायग्राम क्या दिखना चाहिए?
आइए गौर से उसको देख लेते हैं एक साथ। यहाँ पर तुरंत दिमाग में याद हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। एक साथ देखना है, गौर से देखिएगा। अब सर परिस्थिति यहाँ पर हम लोग के पास ये है कि ये पानी के अंदर हम लोग बैठे हैं। इस बार उल्टा है सर, आँख जो है ना वो पानी के अंदर रखिए। ये हो गया आई, पानी के अंदर आँख है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है सर। यहाँ से एक लाइट रे ये भी कसम कर लिया सीधा नहीं होना है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ओ। अब एक लाइट रे को तिरछा लाएंगे, सेम कैलकुलेशन है, जरा सा भी अंतर नहीं होगा। सेम इधर ले जाएंगे, सीधा इधर जाना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन का कल्पना करेंगे, सीधा नहीं जाएगा, इस बार नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। तब वो आपका पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर कटता हुआ प्रतीत होगा, तो यहाँ पर उसका इमेज बन जाएगा। ये पॉइंट का नाम दे दीजिए पी। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक रियल। रियल हाइट बोलो या डेप्थ बोलो, चलो कोई बात नहीं, समझ लेंगे उतना सा हम लोग। और यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा हो जाएगा अपरेंट हो जाएगा। तो क्लियर तो है, देखने से ही तो लगने लगा, फिगर से ही तो देखने लगने लगा। हो अच्छा, यदि रेयर डेंसर मीडियम में है। ये कौन मीडियम में है तुम्हारा? डेंसर मीडियम में है। और यहाँ ऑब्जेक्ट किस में है? रेयर मीडियम में है। यह है मीडियम वन, मीडियम वन इसको कहेंगे, और इसको कहेंगे मीडियम टू। मीडियम वन, मीडियम टू, ये आपका होगा। तो सारा चीज़ फिर वही बात होगा, उसी तरह कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर ये कौन आर होगा सर, तो ये भी तुम्हारा आर हो जाएगा। ये आर होगा तो ये भी आर हो जाएगा। और ये पूरा एंगल यदि सॉरी ये पूरा एंगल आई है, तो ये भी कौन क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। सॉरी, ये आर हुआ, ये आई है। ये पॉइंट का नाम क्यू दीजिए यहाँ पर भी। फिर सारा कैलकुलेशन सेम करेंगे इसी स्टाइल से, लेकिन अंतर क्या होगा इस बार? लाइट रे 1 से 2 में जा रहा है, तो 1 से 2 में जा रहा है, तो यहाँ जब कैलकुलेशन करिएगा तो देखिएगा बड़ा मज़ेदार बात है। यहाँ पर कैलकुलेशन करने में आपको लेना पड़ेगा स्नेल्स लॉ। तो लाइट पास कर रहा है किससे किस में? यहाँ पर लाइट जो है वो पास कर रहा है मीडियम वन से किस में जा रहा है? मीडियम टू में। इसीलिए यहाँ डायरेक्टली शुरू करेंगे 1 म्यू 2। तो अब देखिएगा साइन आई, फिगर जैसा देखना होगा गौर से। यहाँ पर आई है तो साइन आई लेंगे तो पी क्यू बाय ओ पी डायरेक्ट कर दोगे। यहाँ पर डायरेक्ट कर दो तुम लोग, पी क्यू बाय ओ पी डायरेक्ट कर देते हैं। पी क्यू बाय ओ पी ठीक है। आई का मान यहाँ आई है ना, तो उसके लिए ठीक है। आर होगा तो हो जाएगा पी क्यू बाय आई पी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया सर 1 म्यू 2। 1 म्यू 2 बराबर आई पी ऊपर चला जाएगा बाय ओ पी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ हो गया। तो चलिए इसको जैसा देख लीजिए, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ना कोनो वाला नहीं लिखना है। हाँ? और परीक्षा मान आएगा तब कौन लिखोगे? कोई एक तो लिख देना जो तुमको अच्छा लगे। उसमें लिखा रहेगा कि हाँ ये ज़्यादा ये लिखना ना, ये बोला पानी मछली में है तो अपने वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई पड़ता है न। पानी के अंदर 1 रुपया वाला सिक्का रखते हैं तो वह सिक्का अपने वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछने के तो इसमें बहुत क्वेश्चन बनता है, लेकिन उतना घुमा के पूछवे नहीं करे, सीधा पूछेगा संबंध स्थापित करें तो जो तो मन पकड़ कर करना कर देना संबंध। अरे कोई दोनों गलत है क्या? तो जब दोनों सही है तो हमको एक तो कोनो दिखा देना है, लेकिन उसमें कंडीशन है। लेकिन 2 नंबर में आप दोनों कितना लिखिएगा? लिखना चाहिए दोनों। 2 मार्क्स में कोई एक तो लिखिएगा, दोनों कितना लिखिएगा? आप 5 नंबर से में पूछेगा तब दोनों लिखना, तब तो उसमें ढेरी बात लायक है। 4-5 बात मिला के एगो लॉन्ग बना भी सकता है। कहेगा कितना ऊपर उठा हुआ है बताइए, वो और निकालिए, तो क्वेश्चन बनाने वाला ढेरी बना देगा। अब कह देगा कि ये वास्तव में ये कितना ऊपर उठा हुआ है बताओ, ये ऊंचाई कितनी है, इसको एक्स मान के ये कितना है बताओ। नहीं, क्वेश्चन बनाने वाला बहुत बना देगा इसमें। तो क्या दिक्कत है? पूरा में इतना सा नहीं, ओपी में आईपी घटा दोगे, ओपी माइनस आईपी, रियल डेप्थ घटाओ अपरेंट डेप्थ। नहीं नहीं दिया रहेगा तो नहीं बनेगा। वो साहब जितना आप संभावना लग रहा है ना, वो सारा संभावना आपके कॉपी में पहले से है। अब जितना चीज पूछना चाह रहे हैं वो सारी संभावनाएं थ्योरी क्लास में आपके कॉपी में एकदम तोड़ तोड़ के किया हुआ है। खाली उस कॉपी पर नज़र लेके जाइएगा। अभी उतना नहीं करना, अभी बस खाली मोटा मोटी क्या परीक्षा में आता है बस उसकी फोकस। बाकी क्वेश्चन तो इसमें कहे ना आपको दुनिया भर का क्वेश्चन बनेगा। न्यूमेरिकल बनाना चाहेंगे 50 न्यूमेरिकल इसी में बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसी में क्वेश्चन बनाना चाहे कह देगा कि टेबल है, टेबल के एक पेपर रखा हुआ है, पेपर पे एक इंक डॉट है, उस पर कांच का इतना मोटा सिल्ली रख दिया तो वह इंक डॉट कितना ऊपर दिखाई पड़ेगा, है ना। पानी के अंदर मछली है, तैर रहा है, ऊपर से देख रहे हैं मछली, कितना ऊपर दिखाई पड़ेगा। एक बर्तन है, उस बर्तन में पानी भरा है, उसमें 1 रुपया वाला सिक्का गिर गया तो सिक्का किस ऊंचाई पे दिखाई पड़ेगा। 1.5 तरह का क्वेश्चन है ना। सबका जवाब वही फार्मूला प्रूव कर दो और बता दो वहाँ से कितना ऊंचाई होगा, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ निकाल लो, हो गया। चलिए अब यहाँ पर से क्वेश्चन का टॉपिक चेंज करते हैं और क्वेश्चन में आपका जो आएगा अब क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। इसमें देखिए क्वेश्चन में होगा कहीं आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को एक साथ चर्चा करेंगे। 3 और 5 क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन शॉर्ट में 3 और 5 है, शॉर्ट में। है ना। चलिए इसके बारे में कोई बच्चे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया दे सकते हो। लाइट का प्रोपगेशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होता है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होता है तो लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, अपने पथ से मुड़ जाता है। तो मुड़ने में 2 बातें देखा था आपने। रेयर टू डेंसर जब होगा तो टुवार्ड्स नॉर्मल, अभिलंब की ओर, और डेंसर से रेयर
सघन से विरल में तो नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। उसी कंसेप्ट के आधार पर यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल वर्ड आता है, लेकिन क्रिटिकल एंगल वर्ड के पहले हम लोग आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुद्ध हिंदी होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कौन सी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ये है क्रांतिक कोण। ये क्या है तुम्हारा क्रांतिक कोण। आइए इसमें से समझना है पूर्णांतरिक परावर्तन का मतलब क्या है। यह एक सरफेस है, यह मीडियम को दो भागों में बांट रहा है। इधर हम लोग कहेंगे मीडियम 1 और इधर हम लोग कहेंगे मीडियम 2। इसको मान लीजिए आप लोग डेंसर, हिंदी क्या हो गया सघन, सब लोग समझते हैं इसको। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लीजिए, और इधर मीडियम 1 हो गया रेयर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। यहां पर एक नॉर्मल लाइन का कल्पना कीजिए, ठीक है सर, कर लिया। अब यहां पर हम लोग देखते हैं एक सोर्स की कल्पना करते हैं सर। एक सोर्स हम लोग यहां पर रख लेते हैं, उसका एक लाइट ये चला, फिर उस सोर्स को घुमा के यहाँ लाएंगे सर, यहाँ से लाइट चलेगा, फिर उस सोर्स को हम यहाँ ले आएंगे, यहाँ से लाइट चलेगा। तो पहला रे जो है, पहला रे आपका मुड़ रहा है सर, पहला रे ये मुड़ के इधर आ गया, दूसरा रे मुड़ के सर इधर चला जाएगा, और तीसरा रे मुड़ के इधर चला जाएगा। तो समझने का जरूरत है यहाँ पर, पहला रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 बोलेंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हो गया। दूसरा रे के लिए हम लोग ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए I2, तो ये हो जाएगा R2, और तीसरे के लिए हम लोग कहेंगे I3, ये हो जाएगा R3। समझना है, लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रहा है या नहीं, डेंसर से रेयर की ओर जाना चाहिए। पहला बात, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पूछता है शर्त क्या है, शर्त लिखें। लेकिन ये बातें आ चुका है बोर्ड एग्जाम में 21 में, शर्त लिखें तो ये आ चुका है, लेकिन शर्त को बिना जानकारी का हम लोग आगे गप नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको भी पढ़ना पड़ रहा है। तो शर्त में हम लोग बातें दो ठो लिखेंगे। शर्त हुआ कंडीशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन। पहला कंडीशन कि लाइट रे को पास होना चाहिए, लाइट रे पास करेगा, किधर से किधर पास करना चाहिए, हाँ, डेंसर टू रेयर पास करना चाहिए, एक गप। दूसरा कंडीशन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यही बात है, मतलब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण, इस पर डेली ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आपतन कोण क्रांतिक कोण से
बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए 10 सेकंड में जैसे चलिए हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मीडियम 1 रेयर है और मीडियम 2 डेंसर है। डेंसर से रेयर की ओर जब लाइट जाएगा तो आपको पता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई से एंगल ऑफ इंसिडेंट से बड़ा हो जाएगा। तो यदि मान लीजिए यह I1 एंगल पर इंसिडेंट गया तो रिफ्रैक्ट होगा R1 एंगल पर, और फिर उससे बड़ा एंगल कर दिया I2 तो ये बढ़ के हो गया R2। तो ये R2 का मान देख रहे हैं हम लोग फिगर से कितना हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो जाए, तो उसका क्रॉसपेंडिंग एंगल, उसका संगत आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। आपको मैंने लाइफ में कई बार बता चुका है क्रिटिकल का मीनिंग। क्रिटिकल वर्ड वहाँ यूज किया जा रहा है जहाँ पर कोई चीज़ में अचानक चेंज हो जाए, अचानक परिवर्तन हो जाए, उसी जगह हम लोग क्रांतिक वर्ड यूज हो रहे थे। तो अब देखिए गौर से, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, आपतन कोण I1, अपवर्तन कोण R1। आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा के कर दिया I2, वो बढ़ के हो गया R2, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए गौर से, अब जरा सा भी I2 को बढ़ा दोगे तो रिफ्रैक्शन जो हो नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होने लगेगा। तो अभी तक रिफ्रैक्शन हो रहा था R2 तक, अब उसके बाद जैसे I2 को बढ़ाएंगे तो रिफ्लेक्शन होने लगेगा। तो रिफ्रैक्शन अचानक चेंज हो जाएगा इसमें रिफ्लेक्शन में, अपवर्तन अचानक चेंज हो जाएगा प्रावर्तन में। तो जिस आपतन कोण पर ये अपवर्तन अचानक प्रावर्तन में चेंज होता है, इसी एंगल को स्पेशल नाम दिया गया क्रांतिक कोण, इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल एंगल। उसी को डिफाइन करना है, उसी को लिखना है। तो इसे क्रिटिकल एंगल हो गया। तो ये दो शर्त हुआ, ये दोनों बात को जब फॉलो करते हैं तब वहाँ पर प्रकाश की किरणें जो होता है जिस मीडियम से जाता है उसी मीडियम में लौट आता है। इसी फेनोमेनन को कहते हैं, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कहता है पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है, उसके शर्त को लिखें। तो शर्त हमारा तो ये हुआ, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है, जिस मीडियम से लाइट जा रहा हो डेंसर से रेयर की ओर, तो पुनः वो डेंसर मीडियम में रिटर्न हो जाता है किसी खास एंगल पर, तो उस खास एंगल का नाम क्रिटिकल एंगल हुआ। उस क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उस पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, गारंटी है ऑब्जेक्टिव 1 to 2 पूछ देगा वहाँ से, उसका डिफिनेशन पूछ देगा, फार्मूला ड्राइव करने का देगा, 2 मार्क्स में कह देगा। तो यानी और 2, 1, 3 नंबर ये देने के लिए आपको एकदम रेडी है, आप बस लेने के लिए रेडी रहिए, राइट, यस। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा तैयार है। अब चले आइए कि सर क्रिटिकल एंगल का वैल्यू निकालेंगे कैसे। बोला कोई टेंशन का जरूरत नहीं है, एकदम एक लाइन में निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एकदम फटाफट हम लोग यहाँ पर से स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। लाइट रे मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है ना, मीडियम 1 में जा रहा है, यस बोल, 2 से 1 में जा रहा है। तो स्नेल्स लॉ लगाना है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ तो 2μ1 = sin I/sin R।
साइन आई बाय साइन आर, राइट। तो यहाँ पर देखोगे गौर से, तो 2μ1 को लिख दोगे 1 बाय, या हटाओ इसको, 1 बाय 1μ2, ऐसे सोचिए आप। तो ये हो जाएगा सर साइन आई बाय साइन आर। तो I2 लीजिए, R2 लीजिए, और तब यहाँ कह दीजिए साइन I2 को IC कहते हैं और साइन R2 को 90 कहेंगे। जैसे एंगल ये 90 होगा तो ये I2 को हम लोग IC कह देंगे, और वही IC हो गया तुम्हारा क्रिटिकल एंगल। क्या हो गया? ये क्रिटिकल एंगल हो गया सर। तो यहाँ पर से हम लोग आराम से कह देंगे साइन IC इक्वल टू 1 बाय 1μ2। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर से कह सकते हैं IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय 1μ2। राइट। चलिए अब इसी IC का रिलेशन वेवलेंथ से जोड़ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से जोड़ सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो डायरेक्ट दिख ही रहा है, ढेर सारा कनेक्शन बना सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल आएगा नहीं, उधर बुद्धि लगाने का उतना ज़रूरत है नहीं। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ, अब कुछ पूछ देगा कि म्यू का वैल्यू बढ़ाने से क्रांतिक कोण का मान घटेगा या बढ़ेगा? म्यू का मान बढ़ेगा तो कंफर्म है, कोई डाउट मन में? हाँ, एकदम याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा 1μ2 मैंने क्रिटिकल एंगल जब भी सोचा जाएगा दो मीडियम के पेयर के लिए, अकेला कोई मीडियम का गैप यहाँ पर नहीं होगा। 2 मीडियम के पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल होता है, एक मीडियम का कोई गैप नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोग सोचें एयर एंड ग्लास के लिए सोचें तो 1μ2 के स्थान पर होगा AμG, और ये याद है आपको 3/2 होता है, 3/2 होता है। और 1μ2 1g लिखें रहे, ये है। तो ऐसे केसेस में IC का वैल्यू लगभग हम लोग देखें 41.4 डिग्री, 41.4 डिग्री होता है। अब यदि वाटर एंड ग्लास हो या वाटर एंड एयर हो तो 1μ2 हो जाएगा यहाँ पर AμW। तो वैसे केसेस में क्रिटिकल एंगल जो होगा उसका 48.75 होता है। डायमंड के लिए सबसे क्रिटिकल एंगल का वैल्यू सबसे छोटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल सबसे छोटा हो जाता है, और वो लगभग होता है 24 डिग्री। कितना होता है? लगभग 24 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं, लगभग कितना? 24 डिग्री। यही रीज़न है कि डायमंड अधिक से अधिक चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिया उसमें अधिक होता है, और उसके सतह का बनावट इस प्रकार से होता है कि उसमें सभी लाइट जो इंसिडेंट होते हैं वह अंदर जाके वो पूर्ण रूप से रिफ्लेक्ट हो जाता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो अधिक चमकता हुआ नज़र आता है। ये क्वेश्चन आपको पूछ दे, हालांकि सब नहीं पूछेगा, रीजनिंग वाला क्वेश्चन देखते हैं नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ सकते। आसान तो है, आसान तो जब समझ गए तो आसान है, वरना तो सभी दुनिया में भरी है। चलिए हो गया कब? अब सर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर क्या क्या क्वेश्चन और बनता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर क्वेश्चन क्या क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है मिराज क्या है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग क्या है, मरीचिका क्या है। इसके रे डायग्राम के द्वारा इसको दिखाया है कि मरीचिका में कैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। चलिए आइए उसको दिखाते हैं, जल्दी से इसको ख़त्म कीजिए, जिसको लिखना लिखिए, फ़ोटो लेना फ़ोटो लीजिए फास्टली जल्दी से।
हो गया? चलिए, कौन सा क्वेश्चन है? ऑप्टिकल फाइबर। थर्टीन एंड 14, पहले हम 14 पे गप करते हैं। 14 तुम्हारा शॉर्ट आंसर में है ऑप्टिकल फाइबर। क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। शुद्ध हिंदी कौन सी है? प्रकाशिक तंतु। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु लिखा रहता है, क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों, इसलिए इंग्लिश वर्ड यूज कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, हिंदी वाला इंग्लिश कर रहा है, इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी में कहाँ जा रहा है? देख, वो प्रकाशिक तंतु 4 बार बोल रहा है। अच्छा लगाओ। समाज का नियम है कि दूसरे का चीज़ सबको अच्छा लगता है, अपना चीज़ सबको खराब लगता है। यह प्रकृति का समाज का एकदम नियम हो गया। आपको शर्ट पहने वो अच्छा नहीं, फलनमा का देखो कैसे चमक रहा है, और जिसका चमक रहा है उसको आपका खराब वो अच्छे लगता है, और उसको अपना चीज़ खराब ही लगता है। इसलिए आपको चिंता नहीं लेना है, ये मानव नेचर है, ऐसा होता है। क्या दूसरे का हाथ में मोबाइल कहता अच्छा चोरी, अपना मोबाइल अच्छा तो फिर अच्छा। अरे ये तो खतरनाक जगह पहुंच गया तू। वो अंतिम स्थिति में सोचना चाहिए, अभी ना है इतना कहाँ ध्यान नहीं चरवाज होगा। ना एगो कहावत है ना, वो कोई सिनेमा में देखते थे, फल्ला की माँ मेरी माँ, फल्ला की बहन मेरी बहन, फल्ला की पतली मेरी पतली, लो लाठी लेके दौड़ गया। कोई सिनेमा में देखे थे, भूल गए, अलग बात है। तो देखो कभी कभी गड़बड़ा जाता है, दूसरे की चीज़ को अपना चीज़ मानने में कभी कभी लाठी लेके आ जाओगे। हाँ चलिए, हम लोग गप कर रहे थे ऑप्टिकल फाइबर। सर इसमें कुछ नहीं, ये पूछा जाता ऑप्टिकल फाइबर वर्ड है क्या? तो सबसे पहली बात है ये क्वार्ट्ज या ग्लास का, फाइन क्वार्ट्ज या फाइन ग्लास का बना हुआ एक पतला रेशा है, धागा टाइप का है, तार के टाइप का है, जो लाइट के इंटेंसिटी में बहुत कम लॉस किए, नगण्य लॉस करके लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। उसके इंटेंसिटी में नगण्य लॉस, नेग्लिजिबल लॉस करके लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको भेजा जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है। वैसा व्यवस्था जिसमें यह सिस्टम ये काम करता है, उसी को कहा गया है ऑप्टिकल फाइबर। ये क्वार्ट्ज या ग्लास का बना हुआ, फाइन ग्लास या फाइन क्वार्ट्ज का बना हुआ एक पतला रेशा होता है, जिसके एक सिरे पर लाइट को इन कराओ तो वह दूसरे सिरे से आउट हो जाता है। अब ये लाइट 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक लंबा बनाया जा सकता है, और उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाइट को भेजा जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग के घर में सीसीटीवी कैमरा रहता है, कैमरा में ये ऑप्टिकल फाइबर वायर होता है, यूजेज बता रहे हैं। फिर होता है डिश टीवी वाला जो कनेक्शन होता है, उसमें होता है टेलीफोन वाला जो केबल वायर लाता है, जो ज़मीन के अंदर केबल सब होता है, उसमें इसका यूज होता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मेडिकल साइंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, इंडोस्कोपी में। किसमें? इंडोस्कोपी में, मतलब पेट के अंदर किसी नली में कहीं पर कोई दिक्कत है, उसको देखना है डॉक्टर लोग को, तो वो इंडोस्कोपी करते हैं। मुंह या नाक के द्वारा पाइप ऑप्टिकल फाइबर का बना हुआ सिस्टम है, जिसको डाला जाता है, यहाँ से उसमें लाइट भेजा जाता है, लाइट्स के द्वारा उसका इमेज को लिया जाता है, और वो इमेज को फिर कैमरा में ला के देखा जाता है। कैमरा में नहीं, मैंने कंप्यूटर में देखा जाता है। तो ये हुआ इंडोस्कोपी। मेडिकल साइंस में इसका उपयोग होता है। खिलौना सब बनाने में भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। तो ये सारे यूजेज हैं ऑप्टिकल फाइबर के, जो आपको लिखने आ सकता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके यूजेज को लिखें तो आप बताएंगे। अब ऑप्टिकल फाइबर के बारे में है कि इसमें टोटल, ये कहता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन,
ऑफ लाइट के सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपका बनता है। तो इसमें कैसे सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है रे डायग्राम में दिखाने भी आ सकता है आपको। तो आप देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर में कोर होता है, हिंदी में क्रोड बोलते हैं। ये आपका फाइन ग्लास या क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है, सिलिंड्रिकल वायर होता है। इसके ऊपर क्लैडिंग होता है। मतलब ये कल्पना कीजिएगा कलम में जो रिफिल है, रिफिल हो गया तुम्हारा ये बीच वाला पोर्शन ऑप्टिकल फाइबर, उसके चारों तरफ उसके बाद जो ढक्कन है वो ढक्कन हो गया क्लैडिंग उसको बोलेंगे, जिसका सोचिएगा ये आपका क्लैडिंग इसको बोलते हैं। क्लैडिंग हो गया, कवर हो गया। अब उसको भी ढकने के लिए उसके ऊपर एक प्लास्टिक का जैकेट होता है जिसको ढक के रखता है, जो कि खरोच सब यदि स्क्रैच नहीं लगने देता है, स्क्रैच लगने से उसको बचाता है। ये प्लास्टिक का जैकेट उसको बोला जाता है। तो मेन काम हमारा यहाँ पर होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1, इसका मान लो μ2। यहाँ पर कहा जाता है μ1 इज लेस देन μ2, मतलब क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह क्रोड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है। तभी तो लाइट यहाँ से यदि पास करता है तो ये लाइट पास करके मान लीजिए सतह से टकराया, यहाँ पर नॉर्मल लाइन दोगे, यहाँ पर आएगा, फिर नॉर्मल करोगे, यहाँ जाएगा, फिर करोगे, यहाँ से लेकर बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से लाइट तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए यहाँ बाहर निकलता है। यहाँ से लाइट इन करता है, यहाँ से लाइट आउट होता है। तो इस क्रम से इस तरह से यदि लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो यहाँ पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। तो सर वो इधर क्यों नहीं गया, लौट क्यों गया? क्योंकि ये जो एंगल आई है वो आई इज ग्रेटर देन आई सी होने के कारण आई बराबर आर बनाते हुए लौटते चला गया, आई बराबर आर बनाते हुए लौट कर आगे बाहर निकल गया। तो जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती है तो लाइट की इंटेंसिटी में कोई लॉस नहीं होती है। ये हुआ ऑप्टिकल फाइबर क्या है, उसका यूज क्या है। इतनी बातें 2 नंबर में क्वेश्चन में आपको आने का चांस रहेगा। फिर हम लोग यहाँ पर से आगे बढ़ेंगे और इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आता है मिराज, जो 13 नंबर में आपका क्वेश्चन है। समझ रहे हैं इसको आप लोग? शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं मरीचिका। मरीचिका इसको कहते हैं मरीचिका। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सिंपल बात है, बहुत आसान है। मरीचिका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर होता है। इसमें क्या होता है ना कि समझने का बात है, डिजर्ट एरिया में, गर्म प्रदेशों में, मरुभूमि में, गर्म प्रदेशों में अर्थ सरफेस के आसपास का एयर का डेंसिटी हॉट हो जाने के कारण वह एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होने के कारण डेंसिटी घट जाता है। डेंसिटी घट जाएगा तो नीचे लेयर का एयर का जो माध्यम है उसको रेयर मीडियम बन जाएगा, और ऊपर का हवा का माध्यम जो वो रहेगा डेंसर मीडियम, सघन माध्यम। ऊपर का हवा का लेयर सघन माध्यम, नीचे का विरल माध्यम रेयर मीडियम। अब ऊंचा ऊंचा पेड़ है, पेड़ पर से लाइट टकरा कर वो हमारे आँखों पर आता है, हम उसको देख पाते हैं। तो वहाँ से लाइट चला वो नीचे की ओर आता है, तो वो लाइट जो नीचे की ओर आ रहा है वो रास्ते में मुड़ता भी है। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, लाइट अपने पास से डेविएट होता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है। तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होने पर रिफ्रैक्ट ना होकर रिफ्लेक्ट हो जाता है और वो आदमी के आँख पर जाके पड़ता है। ऐसा होने से पेड़ का वहाँ पर इमेज दिखने लगता है। तो पेड़ का इमेज जैसे दिखने लगता है तो मनुष्य को फीलिंग्स होता है कि जरूर पेड़ के पास पानी है और उसी पानी में, वाटर में पेड़ का इमेज बन गया। तो लोगों को वहाँ पर पेड़ के आसपास पानी होने का एक भ्रम पैदा होता है, और जब आदमी जाता है वहाँ पर, वहाँ देखने पानी पीने के लिए प्यासे को पानी चाहिए, अब पानी यहाँ गाछ के नीचे है, दूर से देखा लगा उसको पानी है, पीने गया वहाँ देखा पानी नहीं मिला। तो ये हुआ एक तरह का छल हो जाना, ठगा जाना। तो इसी को कहा गया जल होने का भ्रम पैदा होना।
किसी स्थान में डिजर्ट एरिया में कहीं पर जल होने का जो भ्रम होता है, इसी भ्रम को कहा गया है मरीचिका। तो वहाँ पर इमेज कैसे बन जाता है उसको आप लोग देखे होंगे, लेकिन रे डायग्राम में जैसा उसको अगेन देख लीजिए जल्दी से। आपको कहेगा कि मरीचिका को रे डायग्राम में दर्शाइए, कुछ लिखना पढ़ना नहीं है, रे डायग्राम में खाली दर्शाना है। तो सर सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ज़मीन बना दीजिए, डिजर्ट एरिया हो गया। इस ज़मीन पर सर हम लोग गाछ वृक्ष बना देते हैं। खजूर सबका गाछ सब दिखा देते हैं। रे गर्मी ठंडा की कर दे रही। माना कि गाछ बन गया, मिला जुला ठीक है। सर यहाँ पर हम लोग पहले से कल्पना कर रहे हैं उसका इमेज बनता होगा, कल्पना कर लीजिए पहले से। और यहाँ पर एक ऊंट पर आदमी को बैठा दीजिए, ऊंट है मान लीजिए ना, डायरेक्ट इस पर यहाँ लाइट आ रहा है, लाइट इसको यहाँ से आ रहा है, लगेगा कि यहाँ से आ रहा है। क्या हुआ जी? हाँ ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर हो गया। लाइट चला यहाँ से मुड़ के यहाँ पहुँच गया। ठीक है ना, उसको सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा। जाना चाहिए सीधा, लेकिन मुड़ के दूर चला गया। यहाँ यहाँ से क्या हो गया, ये आई इज ग्रेटर देन आई सी, आई बराबर आर बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पर आके क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। तो यहाँ पर आपके आँख पर गया के पहुँचा उसको, तो उसको लगा कि लाइट यहाँ से आ रहा है, लेकिन आ रहा था कहाँ से, इधर से आ रहा था। आया इधर से, रिफ्लेक्ट होकर इधर गया, तो उसको दिखने लगा यहाँ से आ रहा है, इसलिए उसका इमेज बनता हुआ नजर आता है, इमेज दिखने लगता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना उसको घटना है और उसको दिखाई पड़ता है। राइट, ये था मिराज के बारे में, कहानी समाप्त हो गया बात। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड ये सब घटना आपको था, जिसको हम लोग एक स्टेप को ख़त्म किए। दूसरा स्टेप में हम लोग चलेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड थ्योरी को पढ़ेंगे। और तीसरा स्टेप में पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से रिलेटेड थ्योरी को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे कल 12 से 3, 12 से 2, उसको पढ़ के ख़त्म करेंगे। हाँ कल है, तैयारी नहीं हुई थी इसीलिए उसको बच्चा भेजे भी। कल मार्केट था, संडे बंद था, इसलिए रिजल्ट का तैयारी जो देना था, प्राइज का तैयारी नहीं हो सका था। आज भी अभी तक नहीं कर सका, ये लोग इधर उधर व्यस्त है। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं, फिर कल प्राइज भी बांट देंगे, क्लास भी कर लेंगे, प्राइज भी बांट देंगे। ओके।